लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? लास्ट क्लास ऐसे हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाई थी ना, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ पढ़ाया था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझाई दिए थे, है ना? देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग डालो, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वायुमंडल। देखो समझते हैं। देखो सुनो, सुनो टॉपिक है, लास्ट क्लास में हमने इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी। उसमें बताया था कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से मेटल्स हैं, कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, कितनी लेयर्स में पृथ्वी को अंदर से डिवाइड किया गया। दो टाइप का क्लासिफिकेशन था, एक था क्रस्ट मेंटल कोर वाला और दूसरा था लिथोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर और बेरिस्फीयर वाला। दोनों के हमने जितने भी क्वेश्चन होते थे वो आपको समझा दिए थे। टेम्परेचर कैसे चेंज होता है नीचे आने पर, डेंसिटी कैसे बढ़ रही है और वॉल्केनिज्म कैसे होता है, क्या प्रोसेस थी उसकी, हालांकि उसको डिटेल में समझेंगे वॉल्केनिज्म वाले चैप्टर में। बट लास्ट क्लासेस में हमने बता दिया था कैसे नीचे आने पे डेंसिटी बढ़ती है और अर्थ की डेंसिटी कितनी है, क्रस्ट पे कितनी है, मेंटल पे कितनी है और कोर पे कितनी है। आज हम देखेंगे पृथ्वी के ऊपर वाला भाग। तो पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब इसमें गैसेस के परसेंटेज हैं वो भी क्वेश्चन आ जाता है और लेयर्स हैं उनसे भी क्वेश्चन। ये है वायुमंडल की परतें, ठीक है, समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि पृथ्वी पे जो परसेंटेज है किसका, गैसेस का, वो कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सी गैसें सबसे ज़्यादा है, पहले नंबर पे कौन सी है, नाइट्रोजन, फिर कौन सी है, ऑक्सीजन, उसके बाद कौन सी है, फिर कौन सी है। इन चार का ही परसेंटेज है जो मेनली आपसे पूछा था, पूछा इवन सीजीएल में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78.1, ऑक्सीजन कितनी है
20.9%, और कितनी है 0.03%, और 0.932%, ये 0.03 क्या हो गया, कम हो गई। यही क्वेश्चन आया था, इसलिए करंट के हिसाब से चलना है, पहले कितनी थी उससे मतलब नहीं है। एसएससी में क्वेश्चन आया ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 21, 20.9 है ना, 28 या 71, तो आंसर जो सही माना गया वो 21 को ना मान के 20.9 को माना गया। 0.1% कम हुई है, नाइट्रोजन का 0.1% इंक्रीमेंट हुआ, ऐसा हुआ करंट के अकॉर्डिंग। तो नाइट्रोजन में इंक्रीमेंट हुआ। हाँ, तो पहले क्या था 78% नाइट्रोजन थी, 21 ऑक्सीजन थी, अब 78.1 नाइट्रोजन है और 0.1% कम हुई है क्या ऑक्सीजन। यही एसएससी का क्वेश्चन है, तो हमें यही लेके चलना, ठीक है। तो ये तो याद रखना आप। क्वेश्चन सबसे ज्यादा गैस कौन सी है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे पे कौन, फोर्थ पे। क्वेश्चन आ रहा है कौन सी, एक आया था क्वेश्चन, कौन सी गैस है जो वायुमंडल को क्रॉस कर जाती है, हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि बहुत हल्की है इस वजह से। और कौन सी गैस है जो आपके वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती, एग्जिस्ट नहीं करती, रेडॉन। रेडॉन गैस सिर्फ वहाँ मिलती है जहाँ पे ज्वालामुखी अभिक्रिया होने वाली होती है, अर्थ क्रस्ट में नीचे होती है, पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में होती है। तो जहाँ पे वॉल्केनिज्म होता है वहाँ पे रेडॉन गैस ऊपर आती है, उससे पता चलता है कि यहाँ पे वॉल्केनिज्म होने वाला है या हुआ है। क्लियर, ऐसा होता है। तो ये 4 का परसेंटेज याद रहेगा, और ये चारों ही आपको बायोलॉजी में भी पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि ये चारों ही आपकी रेस्पिरेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी जब आप सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं जब एयर को, तो उसमें जो गैसेस जाती हैं वो सेम ही जाती हैं, सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी अंदर जाती है, गैसेस चारों अंदर जाती हैं, है ना। लेकिन काम किस किस का है, सिर्फ ऑक्सीजन का और CO2 का। तो इन दोनों का यूज होता है, बाकी गैसेस एज इट इज हम एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। क्लियर, ये तो हो गया बेसिक सी बात। अब आती है लेयर्स कि वायुमंडल की परतें कितनी हैं। तो वायुमंडल की परतें कितनी हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन कौन सी और किस किस नंबर पे आती हैं। भाई इसके नीचे क्या है, ये जो भाग है ये है अर्थ सरफेस, यहाँ पर लिख लेना आप, ये क्या है, अर्थ, पृथ्वी की सतह है, ये 0 किलोमीटर है। भाई घर कहाँ बने हैं, पृथ्वी पे बने होंगे, बेसिक सी बात है, ठीक है। सबसे पहले पृथ्वी से पहली लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फियर या क्षोभमंडल। पृथ्वी से दूसरी लेयर कौन सी है, तीसरी, चौथी और पांचवी। पृथ्वी के सबसे पास, पृथ्वी सबसे दूर, भाई ये तो बेसिक से क्वेश्चन बनता है, हमने बनाया भी है। घर वर बादल, इंसान कहाँ रहते हैं, क्षोभमंडल में रहते हैं, ठीक है। बादल वगैरह कहाँ है, क्षोभमंडल में। बरसात वगैरह कहाँ हो रही है, क्षोभमंडल में। तो मतलब मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हो रही सब कहाँ हो रही हैं, क्षोभमंडल में, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें समझाते भी है क्या, समताप। अभी हम बताते हैं क्या होता है। ये कौन सी है, ये है ओजोन लेयर, या हिंदी में कहते हैं ओजोन परत, ठीक है। किस मंडल में, समताप। और कैसे क्या है वो हम समझाते हैं आपको, समझ, ठीक है। पहले मुझे समझा रहे हैं वो समझना बात, हर बार का सेम डायग्राम है। ये क्या है, क्या है ये, सन। ये क्या है आपका, घर। ये क्या है, पेड़। बेहतरीन रास्ता जाता है यहाँ से, ऐसे ऐसे हो जाओ। और यहाँ पे क्या है, पानी। क्लियर, समझना जो हम समझाना चाह रहे हैं वो। डिटेल में ही आएंगे, काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ समझेंगे। एक सेकेंड होना, देखो भाई सनलाइट जो है वो सब जगह पड़ती है, घर पे भी पड़ेगी, पेड़ पे भी पड़ेगी, नदियों वदियों पे भी पड़ेगी, मतलब जहाँ भी पानी है हर जगह क्या है, सनलाइट पड़ेगी। मतलब ये सनलाइट जो है वो कहाँ कहाँ आएगी, इस घर पे भी आएगी, इस पेड़ पे भी आएगी और इस पानी पे भी आएगी या नहीं। या कहीं भी आप कह दो, यहाँ पे भी आ रही होगी, यहाँ पे भी आ रही होगी, यहाँ पे भी आ रही, सब जगह आ रही होगी। जब सनलाइट कहाँ पड़ेगी, वाटर बॉडी पे, किसी भी जल पे, चाहे वो नदियों का हो, झीलों का हो, तालाबों का हो, नालियों का हो, किसी का भी हो, ठीक है, नॉर्मली। तो जब भी सूरज की किरणें, सनलाइट कहाँ पड़ेगी, पानी पे, तो पानी क्या करेगा, भाप बन के ऊपर आएगा।
और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन। ठीक है, तो पानी का भाप बनना, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस क्या कहलाती है? इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। अब सनलाइट कहाँ पड़ेगी? पेड़ों पे। पेड़ों की पत्तियों से भी क्या होगी? पानी बाहर निकलेगा, और पेड़ों की पत्तियों से पानी का बाहर निकलना, इसको हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। इंग्लिश में हम कहते हैं इसको ट्रांसपिरेशन। क्लियर है? अब क्या हो गया? ये जो जलवाष्प की बूंदें थी वो यहाँ पे कहाँ आ गई? वायुमंडल में आ गई भाप बन के। अब यहाँ पे हवा भी चल रही होगी, है या नहीं है? तो पृथ्वी के पास की जो हवा है वो गर्म ज़्यादा होगी, और जो चीज़ गर्म होती है, जो चीज़ है ना, उसका वेट कम होता है, ठंडी चीज़ों का वेट ज़्यादा होता है। भाई वाटर की जो क्वांटिटी होगी, कपड़े को गीला करते हैं, सूखा हुआ कपड़ा भारी होता है गीला, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा भी है, नमी भी है, जबकि सूखे कपड़े में पानी नहीं है, तो वेट कम है वहाँ पे। तो जो हवा गर्म है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी नहीं तो वजन हल्का होगा उसका। जब वजन हल्का होगा तो ये ऊपर उठेगी और ठंडी हवा नीचे आएगी। तो इससे क्या होती है? हवा चलती है कि गर्म हवा का ऊपर उठना, ठंडी हवा का नीचे आना। तो जब ये हवा गर्म होगी तो ये कहाँ हो जाएगी? ऊपर की ओर उठेगी। ऊपर जाएगी तो यहाँ पे धूल के कण भी होंगे, है ना? धूल के कण होंगे, पानी की बूंदें भी हवा के करीब इनको लेके ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने पे क्या होगा? तापमान कम होगा, टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज होगा। और टेम्परेचर के कम होने पे कौन सी प्रक्रिया होती है? कंडेंसेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? पानी का जमना। तो ऊपर जाने पे पानी जमेगा और किसका निर्माण होगा? समझ में आया? तो अब बादल निर्माण के लिए या क्लाउड फॉर्मेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहली बात तो वाष्पीकरण हो, दूसरी बात वाष्पोत्सर्जन हो, तीसरी बात ऊपर जाने पे संघनन। अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई भी नहीं हो रही होगी तो संघनन बड़ा जरूरी है। भाई ऊपर पानी जमेगा ही नहीं तो बादल कैसे बनेंगे? भाई इनमें से मान लो कहीं पेड़ नहीं है, उससे पानी है तो भी वहाँ पे बारिश होगी, है ना? यही कारण है कि भूमध्य रेखा के आसपास, इक्वेटर के आसपास बारिश ज़्यादा होती है। क्यों? सूरज परमानेंट इक्वेटर के पास है, और समुद्र, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, सारे ओशियंस है वहाँ पे। ठीक है, पानी ज़्यादा है, धूप भी ज़्यादा है, तो पानी भाप ज़्यादा बनेगा, और पानी भाप ज़्यादा बनेगा तो ऊपर जाने के बाद बादल भी ज़्यादा बनेंगे और बरसात भी ज़्यादा होगी। इसलिए इक्वेटर के आसपास बारिश ज़्यादा होती है। क्लियर? तो हमें बादल निर्माण के लिए क्या क्या चाहिए? पहले तो वाष्पीकरण हो, दूसरा वाष्पोत्सर्जन हो, तीसरा संघनन हो, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन और कंडेंसेशन हो, तीन। लेकिन हर चीज़ की वजन उठाने की एक क्षमता होती है, एक सैचुरेटेड लेवल होता है कि भाई इस हद तक तो वजन उठा लेंगे, जब उससे ज़्यादा हो जाएगा तो गिर जाओगे। सेम बादलों में होता है, इस बादल की भी पानी को होल्ड करने की एक सैचुरेटेड लेवल होगा, एक क्षमता होगी। जब इसमें पानी उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये बादल क्या करेंगे? बरसेंगे। और इसी को क्या कहा जाता है? समझ में आया? तो केवल क्षोभ मंडल एकमात्र ऐसा मंडल है जिसपे क्या है? पानी है, पेड़ है और हवा है और घर है, सब चीज़ है। ठीक है, तो पानी से क्या हो रहा है? वाष्पीकरण। पेड़ के पत्तों से पानी का बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और ऊपर जाने पे तापमान भी कम कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में, इसको हम संघनन कहते हैं। तो बादल निर्माण भी कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में। बरसात भी कहाँ होती है? क्षोभ मंडल। बिजली वगैरह भी कहाँ चमकती है? क्षोभ मंडल में। तो जितने भी आपके मॉनसून इवेंट्स होते हैं, जितने भी आपकी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, वो सारी की सारी कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। क्लियर? ये समझ में आया निर्माण कैसे होता है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम पॉइंट वाइज लिखवा रहे हैं तो आप लिख लेना। ये समझ में आ गया? ठीक है, समझाना ही था मुद्दा। क्लियर? छोड़ लेना, नहीं लेना, ले लो, सब लिखवाए देंगे वैसे ही। ऐसा है, आपको लेना ले सकते हो। ठीक है, सुनना आप जरा, इसको हम लिखते होते हैं। ये तो लिख ही गया होगा। अब यहाँ से हम एक एक करके लेयर्स पढ़ते हैं, सारी की सारी। क्वेश्चन इससे आते हैं यूपी टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में, सब में आते हैं। पुलिस वगैरह में तो एनवायरनमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं लेयर्स से। ठीक है, और पुलिस की वैकेंसी और एसएससी जीडी के लिए तो पढ़ के जाना ही है हमें ये सब। सुनो,
नेक्स्ट, अब हेडिंग डाल के एक लेयर्स को समझते हैं। पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। एक सेकंड हो ना, थोड़ा सा इंक वगैरह डालना है कुछ। इसमें पॉइंट लिख लेना है। पहला क्या है? पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल बी। इस नाम से आया था, पृथ्वी से पहला, ये पहली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल सी। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? इसको तो मौसम इवेंट्स होते हैं। जैसे कि हो गया वर्षा या बादल, सब चीज़ें कहाँ होती हैं? यही होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड समझना। सेकंड कौन सा है? समताप मंडल, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल में कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला तो है ए, यहाँ पे क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर यहाँ पे होती है। ठीक है, बी पॉइंट। इस ओजोन लेयर का काम क्या क्या है? तो ये ओजोन लेयर जो है, एक तो ये क्या करती है? यूवी रेस जो होती हैं, सूरज से जो हानिकारक किरणें आती हैं, इनको एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, और दूसरा इनको रिफ्लेक्ट या परावर्तित भी करती है। दोनों काम करती है। तो सूरज से आने वाली, क्वेश्चन आता है, सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन, हानिकारक किरणों को कौन रोकता है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किस मंडल में है? समताप मंडल। ओजोन लेयर का काम क्या है? सनरेज जो आती है, यूवी रेज जो आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती हैं, उनको एक तो अवशोषित करना प्लस परावर्तित करना, मतलब एब्जॉर्ब करना और रिफ्लेक्ट करना ही किसका काम है? ओजोन लेयर का काम है। क्लियर? ओजोन लेयर बनती कैसे है? तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे जब यूवी रेस पड़ती हैं तो ये O प्लस O में टूट जाता है, और भी ऑक्सीजन पार्टिकल है। तो जब दूसरा वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से मिलता है तो ये क्या बनाता है? O3। और इस O3 को ही क्या कहते हैं हम? पिछली बार क्वेश्चन आया था, ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। और ये जो प्रक्रिया है ये ओजोन फॉर्मेशन की, इसको क्या कहा जाता है? चैंपमैन साइकिल, चैंपमैन चक्र कहा जाता है इसको। क्लियर? यहाँ इसका अगला पॉइंट लिखना ए बी, इसी में लिखेगा सी पॉइंट। ये अलग है इतना पोर्शन, ये ट्रोपोस्फीयर का है। ठीक है, इसके बाद ही सेकंड वाला स्ट्रेटोस्फीयर का है। सी पॉइंट लिखना जो एयरप्लेन्स होते हैं, एयरप्लेन्स कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में उड़ाया जाता है। भाई बादलों के ऊपर ही तो उड़ेगा, बादलों से नीचे तो उड़ेगा नहीं, तभी तो बादल दिखाई देता है। क्लियर है होता? तो ये वो लेयर है ट्रोपोस्फीयर, जिसमें ऊपर जाने पे तापमान कैसा हो रहा था? टेम्परेचर कम हो रहा था, तभी तो संघनन से बादल बने थे। फिर समताप मंडल में ओजोन लेयर आ गई, तो समताप मंडल में क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं तीसरा वाला। अब क्या आता है? मध्य मंडल, या फिर इसको हम कहते हैं मीजो स्फीयर। ठीक है, मीजो स्फीयर समझते हैं क्या है कॉन्सेप्ट ना? समझना, मध्य मंडल। पहली बात तो सुनिए ना, इसमें कोई कण नहीं पाया जाता, इसमें कोई पार्टिकल्स नहीं होते।
कोई पार्टिकल नहीं पाए जाते, ठीक है। अब कोई पार्टिकल नहीं पाए जाते तो उससे क्या होता है, जो सनलाइट आती है वो जैसी की तैसी निकल जाती है, एज इट इज, रुकती नहीं है। जब सनलाइट रुकेगी नहीं तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, तब रोकने वाले कोई नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं यहाँ का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर सबसे कम है। और टेम्परेचर सबसे कम का मतलब क्या है, ये क्या, कूलेस्ट, क्या लिख रहे हैं, कोल्डेस्ट लेयर। कुछ आएगा, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्य मंडल, ठीक है। ए पॉइंट, बी और ये सी पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, जो भी आपके उल्का पिंड होते हैं ना, जो भी आपके उल्का होता है, उल्का जलकर राख हो जाता है। या फिर जो क्वेश्चन आता है, टूटता हुआ तारा कहाँ दिखाई देता है? टूटता तारा, ये क्वेश्चन है तारा कहाँ टूटता है, तो किस मंडल में टूटता है? मध्य मंडल में टूटता है। क्लियर? जिससे देखकर तुम कहते हो वैकेंसी ला दो। पहले वैकेंसी का तो न्यूज़ आजकल आ ही रही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। चैंपियन साइकिल होता है ये ओजोन बनने की प्रक्रिया, कोई ऑक्सीजन का टूटना, फिर एक नवजात ऑक्सीजन का बनना, फिर उस नवजात ऑक्सीजन जब एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलेगा तो ओजोन बनाएगा। इस प्रक्रिया को चैंपियन साइकिल कहते हैं। देखिए नेक्स्ट, उस साइड वाला लिख लो, इस साइड वाला कर, ये तो लिख ही गया वो। देख लो, ऐसा हुआ था भाई, पहले टेम्परेचर कम हुआ था ऊपर जाने पे, फिर ऊपर जाने पे टेम्परेचर बढ़ा है। और मध्य मंडल जो है वो सबसे ठंडा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर फिर कम हुआ, ठीक है। 3 लेयर हो गई, चौथी लेयर है आयन मंडल, इसको कहते हैं आयनो स्फीयर, ठीक है। आयनोस्फीयर, आयन मंडल में क्या होता है, पहले ना यहाँ पे चार्ज या आयंस पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या लगाए जाते हैं, रेडियो स्टेशन लगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन है रेडियो सिग्नल्स कहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं, तो यहाँ लिख ना रेडियो सिग्नल्स और वापस आते हैं आयन मंडल में। अब हम सन के थोड़ा सा पास में जाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे चार्जेस वगैरह, इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर फिर क्या करता है, बढ़ता है, ठीक है। लास्ट देखेंगे कौन सी लेयर है, एक्सो स्फीयर, इसका मतलब क्या है, बाह्य मंडल। एक तो ये क्या है, पृथ्वी से सबसे दूर है। सेकंड क्या है, सूर्य से सबसे नज़दीक है। तीसरी क्या है, यहाँ पे सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, सैटेलाइट स्थापित, सैटेलाइट कहाँ लगते हैं, बाह्य मंडल में लगते हैं। क्लियर? और इसका भी टेम्परेचर अब कैसा है, एक पॉइंट यहाँ पर लिख लेना स्टार लगा के, सबसे गर्म मंडल। सबसे ठंडा कौन सा है, मध्य मंडल। सबसे गर्म कौन सा है, ताप मंडल। ये आप नोट करो, फिर हम समझाते हैं पूरा क्या है। क्लियर? ओके, तो लेयर्स कौन सी पढ़ी हमने, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वायुमंडल, ठीक है। क्षोभमंडल कौन सा मंडल है, पृथ्वी सबसे नज़दीक है, पृथ्वी से पहला है,
ठीक है। बादल निर्माण यहीं होता है, क्लाउड फॉर्मेशन जो होता है वो यहीं होता है, बरसात यहीं होती है, बिजली यहीं चमकती है। इतने भी मानसून इवेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मौसम संबंधी घटना होती है, सारी की सारी कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती है। इसलिए इसमें ऊपर जाने पे तापमान कम होता है, इस वजह से बादल निर्माण हो पाता है। इसके बाद हम आते हैं कौन सी पे, समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल। ओजोन परत का काम क्या है, सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस को या हानिकारक किरणों को रोकना और वहीं से वापस भेज देना, इसीलिए इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्लियर। और ये ओजोन निर्माण की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहा गया था, चैंपमैन साइकिल से बनता है, ऐसा बनाया गया था। और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूट के 2 ऑक्सीजन बनते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स बनते हैं, एटम्स बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन, इंग्लिश में नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, वो हो गया था यहाँ पे। फिर आते हैं मध्यमंडल में। मध्यमंडल में कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है। अब भाई जब सनलाइट, जैसे मान लो सनरेज आई और पृथ्वी से अगर सनलाइट एज इट इज वापस लौट जाए तो गर्मी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रुकेगी नहीं। जब कोई चीज़ रुकेगी तब तो एनर्जी बढ़ेगी। तो मध्यमंडल में कोई सनलाइट को रोकने के लिए है ही नहीं, तो सनलाइट जैसी की तैसी निकल जाती हैं। जब सनलाइट जैसी की तैसी निकल जाएगी तो क्या वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इसीलिए सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, मध्यमंडल। ठीक है, और टेम्परेचर कम है यहाँ पे। दूसरी आपने सुना होगा एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, क्षुद्रग्रह होते हैं। क्षुद्रग्रही जब अपनी कक्षा को छोड़ के, अपनी ऑर्बिट को, एस्ट्रॉइड अपनी बेल्ट को छोड़ के पृथ्वी के पास आते हैं और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से आयन स्फीयर से होते हुए आते हैं, तो वहाँ पे आग पकड़ लेते हैं, जलने लगते हैं, और मध्यमंडल तक आते हैं तो जल के राख हो जाते हैं, जिसको हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो वो टूटता हुआ तारा कहाँ पे आके राख हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है, कहाँ जल जाता है, कहाँ पे, मध्यमंडल तक आते आते। फिर हम आते हैं आयन मंडल पे। तो आयन मंडल में क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं। पहले तो चार्ज कहाँ पाया जाता है, आयन मंडल। आयंस कहाँ होते हैं, आयन मंडल में। रेडियो स्टेशन कहाँ लगाए जाते हैं, आयन। तो रेडियो किरणें कहाँ से वापस लौट के आ जाती हैं, आपने देखा होगा रेडियो के लिए कोई टावर नहीं होता अलग से, देखा किसने कि रेडियो का टावर है, नहीं है। उसमें फ्रिक्वेंसी को मैच करते हैं, वो होता है, देखो बीच में रिंग लगी होती है घुमाने के लिए, रेडियो में वो मूव करती है फ्रिक्वेंसी मैच करने के लिए, उसको मैच कर लेते हैं और हमारे सिग्नल्स आ जाते हैं डायरेक्टली हमारे पास। तो क्वेश्चन आएगा रेडियो सिग्नल्स, रेडियो स्टेशन से आयंस कहाँ होते हैं, आयन। सबसे दूर कौन सा है पृथ्वी से, बाह्यमंडल। सूरज से सबसे पास कौन सा है, बाह्यमंडल। जो पृथ्वी से दूर है सूरज से पास होगा, है ना। और सैटेलाइट कहाँ लगाए जाते हैं, बाह्यमंडल में। लेकिन इन सब में कहीं भी तापमंडल का नाम नहीं आया भाई। ये क्षोभ मंडल है, ये समताप है, ये मध्य है, ये आयन है, ये बाह्य है, लेकिन सबसे गर्म कौन सा है, ताप है। तो तापमंडल है कहाँ फिर, तापमंडल ऐसा होता है, सुनना बोर्ड पे देखना कृपया करके। क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाने पे तापमान कम हुआ, समताप मंडल में फिर तापमान बढ़ा, मध्य मंडल में डस्ट पार्टिकल लेंगे तो फिर तापमान कम हुआ, आयन मंडल में सूरज के पास पहुंचते हैं, आयंस हैं तो सनलाइट रुकेगी, तापमान बढ़ेगा, बाह्यमंडल में तापमान बढ़ेगा। जहाँ से तापमान परमानेंट बढ़ना स्टार्ट कर देता है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे तो कम हुआ बढ़ा, कम हुआ बढ़ा, लेकिन अब बढ़ता जाएगा, अब कम नहीं होगा। तो जहाँ से कॉन्टिन्यूसली बढ़ना स्टार्ट कर दे टेम्परेचर, उसी को हम कहते हैं ताप मंडल। तो क्वेश्चन आपसे इससे नहीं आएगा, थ्योरी से आपसे सीधे पूछाएगा सबसे गर्म मंडल कौन सा है, तापमंडल है। सबसे ठंडा कौन सा है, मध्यमंडल है। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। बारिश कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में। बरसात, क्षोभ मंडल में। बादल, क्षोभ मंडल में। बिजली, क्षोभ मंडल में। एयरप्लेन्स, समताप मंडल में। ओजोन लेयर, समताप मंडल में। सूरज की किरणें कहाँ से वापस लौटती हैं, समताप मंडल से। ठीक है, कहाँ पर डस्ट पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल नहीं पाए जाते, मध्यमंडल में नहीं पाए जाते, मध्य में। सबसे ठंडा मंडल मध्यमंडल। ठीक है, जो आपके उल्का होते हैं वो जल के कहाँ राख होते हैं, मध्यमंडल में। क्लियर है। तो आयंस कहाँ पाए जाते हैं, आयन मंडल में। रेडियो स्टेशन कहाँ लगाए जाते हैं, आयन मंडल। रेडियो किरणें कहाँ से वापस लौटती हैं, आयन मंडल से। क्लियर। सबसे बाहरी बाह्यमंडल। सैटेलाइट कहाँ लगाए जाते हैं, बाह्यमंडल में। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये टॉपिक कंप्लीट है, गैसेस का समझाई दिया, परसेंटेज कैसा क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और CO2 का कितना क्या कंपोजिशन है वो बता दिया। नया वाला बता दिया कितना आज के टाइम पे, पहले कितना था वो नहीं। ठीक है, इतना सा याद रखना है। इसमें अब कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। आपका समझ में आया, कोई डाउट नहीं है, घर पे पढ़ना, क्वेश्चंस लगाना, मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे, और नहीं आए तो पूछ लेना। कोई डाउट हो तो बता सकते हो। उल्का पिंड हम आपको कॉस्मोलॉजी में पढ़ाते हैं वैसे, लेकिन हम समझाए दे रहे हैं क्या होता है। जैसे कि
मान लो ये सन है, सन के चारों ओर क्या है, ग्रह परिक्रमा करते हैं। 8 ग्रह हैं अपने, है ना, कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसी के बीच में कौन कौन, किस किस के बीच में, मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पे कुछ चट्टानों का या ग्रहों का टूटा हुआ हिस्सा पाया जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं या एस्ट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, जब तक ये मंगल और बृहस्पति के बीच में, तब तक ये क्या कहलाएंगे, क्षुद्र ग्रह। बट कभी कभी क्या होता है, ये अपनी कक्षा को छोड़ के कहाँ जाते हैं, पृथ्वी के पास, और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। जब ये अपनी कक्षा को छोड़ के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तब इसको क्या कहते हैं, उल्का। ठीक है, क्या हो गया, तब इसको कहते हैं उल्का। और ये आते हैं तो इनमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, चार्जेस हैं आयन मंडल में, वहाँ पे फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, घर्षण कहते हैं ना, हाँ। फ्रिक्शन की वजह से ये आग पकड़ लेते हैं और जल के राख हो जाते हैं। और तो जल के राख कहाँ होते हैं, मध्य मंडल में होते हैं। बाई चांस कभी कभी ये नहीं जलते तो आके पृथ्वी पे गिर जाते हैं, और पृथ्वी पे जहाँ भी गिरते हैं वहाँ पे झीलों का निर्माण होता है। तो एकमात्र झील इंडिया में जो उल्का पिंड के गिरने से बनी है, लोनार झील, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, उल्का सबसे ज़्यादा कहाँ गिरते हैं, ध्रुवों पे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, और ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन या पुल फोर्स जो है वो वहाँ पे ज़्यादा है, इसकी वजह से उल्का पिंड ज़्यादा। अभी बिहार में गिरा था एक, नीतीश कुमार के टाइम पे, ठीक है, गए थे देखने। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये होते हैं, तो ये क्षुद्र ग्रह, उल्का और उल्का पिंड। जब तक मंगल बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉइड है, पृथ्वी के पास में आगे जल के राख होगा तो उल्का है, और पृथ्वी पे गिर जाएगा तो उल्का पिंड है। इतना सा अंतर होता है। क्लियर, कोई डाउट है इसमें तो बता दो। समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, तकलीफ, तकल्लुफ कुछ हो तो क्या, पोल्स पे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इसलिए ओरी पे आगे गिर जाए तो नुकसान हो गई, लेकिन जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी पुल वहाँ पे ज़्यादा जाता है ना, इसलिए ऐसा होता है। गिरने को तो वहीं भी कर सकता है, नहीं तो भाई ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पे हो वहीं पे गिरे, ऐसा भी तो नहीं है परमानेंट। तो फिर तो महाराष्ट्र में भी नहीं गिरना चाहिए था। ऐसा नहीं है। ज़्यादा कहाँ होते हैं, यही बोला, तो पोल्स पे ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा होता है। और कोई डाउट नहीं है, और कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ गया होगा। बाकी का कल एक कॉमेट है, बता रहे